कहाँ चली गई है चीनी, कैसे चली जाती है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद गायब कैसे हो जाती है। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वालों के साथ भी फटा हुआ, फिर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन तो बंद ही हो गए हैं कम्प्लीटली। तो उन्होंने जो तमाम क्रैकडाउन और तमाम नज़ला है पूरे क्राइसिस का वो गिराया है रिटेलर के ऊपर। लेकिन रिटेलर के पास चीनी तो मौजूद है, वो बेच रहा है, मगर वो कह रहा है मैं कम बेचूंगा, ज़्यादा नहीं बेचूंगा। पूरे पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी सिर्फ 12 या 15 कारखानों में स्टोर्ड होती है और वही वहाँ से प्राइस मैनिपुलेशन होती है। 12 ओनर्स को, ग्रुप्स को 15 अरब की सब्सिडी दी गई एक्सपोर्ट करने के लिए। फार्मर को इस तरह से तंग किया जाए ताकि बीच में अपने मिडिल मैन इंट्रोड्यूस कर दिए जाएं। तो ऑब्वियसली जहांगीर तरीन इन्फ्लुएंशियल थे पार्टी में बिकॉज वो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के। क्यों थे? ऑलमोस्ट 25% गन्ना जो है साल का वो गायब हो जाता है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है प्रोडक्शन के बाद। और हमने इतनी मार खाई है, हमने इसलिए खाई है क्योंकि हमने कहा कि अब ये वो वक्त है कि पाकिस्तान का फैसला हो जाना चाहिए। नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हैं और आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रहा हूँ वो है पाकिस्तान का शुगर स्कैंडल। एक मरतबा फिर हमारे सामने है। इस वक्त भी मार्केट के अंदर अगर आप जाएँ रिटेलर्स के पास तो शुगर मिल नहीं रही है, यानी चीनी जो है वो मिलना मुश्किल हुई हुई है। कभी आप जाते हैं तो वो कहते हैं जी आधा किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी, 1 किलो से ज़्यादा नहीं मिलेगी। कहाँ चली गई है चीनी, कैसे चली जाती है, थोड़े थोड़े दिनों के बाद गायब कैसे हो जाती है। और इसके पीछे जो लोग हैं वो कौन हैं? आपको याद होगा 2020 में भी ये स्कैंडल आया था और उस टाइम पर बड़ी इसके ऊपर एक एक्सरसाइज हुई थी। 2019 के बाद खान साहब ने जो है, और उसकी वजह से खान साहब के साथ बहुत से लोगों की लड़ाइयाँ भी हो गई जिनमें बहुत बड़ा नाम जहांगीर तरीन का है। ये जो शुगर का स्कैंडल है ये बार बार क्यों आता है, कैसे चला जाता है? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं शायान बशीर। शायान, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शायान का जो एक्सपीरियंस है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ज़ाहिर है आपका एक ओहदा भी है और आप पार्टी का हिस्सा हैं। लेकिन ये लोग जो थे वो किसी ज़माने में कहा जाता था कि जी ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी हिस्सा है, बाकी जमातों का भी है, लेकिन ये एक एक करके छोड़ गए जैसे जैसे आपको रजीम जो रियल परमानेंट रजीम है उसने जैसे जैसे छोड़ा है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी। अभी मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम इस चीज़ पर आ जाते ना, उसके बाद मैं आपसे इस चीज़ पर भी बात करूंगा कि भाई आपकी पार्टी का और इनका आपस में क्या हो गया। शुगर वाले सारे छोड़ क्यों गए आपको? बट द फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क इज कि ये 2025 के ऊपर हम आते हैं। हाउ हैज़ चीनी वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट्स? देखिए इसके अंदर ना फंडामेंटली 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मेन फैक्टर ये है कि क्योंकि जो क्रैकडाउन चल रहा है ना प्राइस के ऊपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्राइस को जो नोटिफिकेशन निकाली वो निकाली कि 180 रुपये किलो बेचनी है, ठीक है, चीनी। ठीक है, अब चीनी जो है मार्केट में वो 215 रुपये हो गई, 210 रुपये किलो हो गई। ठीक है, उसके अंदर गवर्नमेंट ने बेसिकली जो क्रैकडाउन किया है वो किया है रिटेलर के ऊपर। ओके। अब जैसा आपने देखा कि यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन वालों के साथ भी फटा हुआ, फिर यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन तो बंद ही हो गए हैं कम्प्लीटली। तो उन्होंने जो तमाम क्रैकडाउन और तमाम नज़ला है पूरे क्राइसिस का वो गिराया है रिटेलर के ऊपर। ओके। जबकि रिटेलर अगर देखा जाए द स्मॉल फिश इन द इंटायर सप्लाई चेन। जो सारा फड्डा है ना यहाँ पे वो मिल ओनर का है। ठीक है, इन्होंने एक्स मिल प्राइस के ऊपर किसी को रेप्रिमांड नहीं किया इस गवर्नमेंट ने। ओके। ठीक है, तो इसका ये मतलब कि अगर वो कह रहे हैं कि मिल वाला 200 रुपये किलो बेच रहा है और 10 रुपये किलो या 5 रुपये किलो आपकी डिपेंडिंग ऑन लोकेशन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसके ऊपर, तो आप 180-85 रुपये किलो में बेचें ला के चीनी। ठीक है, ये प्रेशर डाल रहे हैं वो रिटेलर के ऊपर। ओके। ठीक है, ये एक्सपोज भी हो गया बिकॉज वो इतना स्लॉपी तरीके से कर रहे हैं कि उनको ये जिस तरह से नी जर्क रिएक्शन के तौर पे, क्योंकि वो खुद बेनिफैक्टर्स हैं इसके अंदर, जिससे हम आगे बात करेंगे कि वन ऑफ द बिगेस्ट जो ओनर्स है वो शरीफ फैमिली खुद हैं शुगर मिल के अंदर। ठीक। रमज़ान शुगर मिल उनकी है, चौधरी शुगर मिल्स उनकी है, उसके बाद आपके जरदारी जो हैं वो पाकिस्तान के सबसे बड़े शुगर मिलर्स हैं। तो इस वजह से जो है ये क्रैकडाउन। अच्छा, तो नहीं रिटेलर्स के ऊपर क्यों हो रहा है? आपने ये कहा कि जी उनके ऊपर, लेकिन रिटेलर के पास चीनी तो मौजूद है, वो बेच रहा है, मगर वो कह रहा है मैं कम बेचूंगा, ज़्यादा नहीं बेचूंगा। होर्डिंग कहाँ पे हो रही है? रिटेलर के पास भी, इसका मतलब है चीनी समहाउ अवेलेबल तो है। देखें, रिटेलर के पास कुछ चीनी अवेलेबल है। अब ये सारा इसका फोरेंसिक करने की ज़रूरत है कि वो चीनी कब के स्टॉक कितने का आया और वो रिटेलर बुक्स पे कितना शो कर रहा है और एक्चुअली कितना डिक्लेयर कर रहा है। ठीक। क्योंकि ब्लैक इकोनॉमी और इस सारा जब इस तरह की चीज़ को फैसिलिटेट किया जाता है तो मल्टीपल प्रेशर वेल्व्स क्रिएट किए जाते हैं। लेकिन मेनली जो चीज़ एक इशू आया था वो ये था कि आज की जो कॉस्ट आ रही है रिटेलर की, उसके नीचे उससे फोर्स किया जा रहा है बेचने के लिए। एक ये फैक्टर है। दूसरा ये फैक्टर है कि हमारी प्रोडक्शन जो
थोड़ा सा ये टेक्निकल पॉइंट है, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। हमारी जो मिल्स है ना वो वैसी 75% कैपेसिटी पे चलती हैं। ओके। प्रोडक्शन उनकी फुली यूटिलाइज ऑप्टिमल नहीं है। उसके अलावा हमारी जो यील्ड भी है ना वो तकरीबन 15% कम है रीजनल यील्ड से, इंडिया की यील्ड से, हमारी शुगर केन पर हेक्टर के हिसाब से। ओके। तो इन इट्स सेल्फ एसेंशली बहुत इनफिशिएंट है प्रोडक्शन शुगर मिल्क की पाकिस्तान में, जिसकी वजह से अगर, और कंजम्पशन वाइज आपको पता है माशाल्लाह पाकिस्तान में चीनी खाने का लोगों को कितना शौक है, हाँ, सही है। ठीक है, इतनी बड़ी लोग हैं क्योंकि जहर है, आपके। ऑब्वियसली हम खाते हैं लेकिन। ऑब्वियसली आप देखें ना कि 250 मिलियन और 300 मिलियन तकरीबन कोई एस्टिमेट्स कहते हैं आबादी है पाकिस्तान की। उसके अंदर हर चीज़ के अंदर चीनी जो है, आपकी चाय के अंदर, आपकी मिठाइयों के अंदर, आपके खाने के अंदर, तो चीनी की जो कंजम्पशन है पाकिस्तान की, इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इन द वर्ल्ड। ठीक। तो उस वजह से जो डिमांड है ना वो बहुत हाई, तो डिमांड का भी शॉर्टफॉल है थोड़ा सा एक्चुअली मार्केट के अंदर। मार्केट के अंदर तकरीबन जो 2 मिलियन मेट्रिक टन्स का पर ईयर का शॉर्टफॉल है। एक तो ये है जो अगर नहीं, वो स्टेटिस्टिक्स, शॉर्टफॉल कैसे, द असल क्वेश्चन, मतलब सवाल ये है ना, शॉर्टफॉल कैसे क्रिएट हुआ? आपने एक्सपोर्ट की थी ना चीनी, जी और वो एक्सपोर्ट की इस वजह से कि आपकी चीनी जो है वो सरप्लस है, आपने एक्सपोर्ट कर दी। उसके बाद आपने इंपोर्ट की तो वो उतनी नहीं की जितनी एक्सपोर्ट की थी। जी, उसमें ये देखिए ना, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 15 अरब रुपए की सब्सिडी दी पे सबसे पहले ये कि एक्सपोर्ट करने के लिए। ठीक। तकरीबन 8 लाख टन चीनी जो है इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। जी, ऐसे ही है। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये चीनी जो है ये तकरीबन आप समझ लें कि 12 से 15 वेयर हाउसेस के अंदर पूरे पाकिस्तान की चीनी स्टॉक्ड होती है। तो आप कार्टलाइजेशन देख लें कितनी ज़्यादा है कि पूरे पाकिस्तान की वन ऑफ द बिगेस्ट कमोडिटी सिर्फ 12 या 15 कारखानों में स्टोर्ड होती है, और वही वहाँ से प्राइस मैनिपुलेशन होती है। तो इस वजह से क्योंकि ये चीनी आती है, चीनी की मार्केट अगर डिप करती है प्रोडक्शन के बाद, तो उसके अंदर ये होता है कि ऑब्वियसली क्योंकि कैश फ्लो इसके अंदर बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। कैश फ्लो अपना सीधा करने के लिए ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी जाती है, ठीक है, उसके अंदर सब्सिडीज़ ले ली जाती हैं। पिछले फिस्कल ईयर के अंदर आपको 15 अरब रुपए की सब्सिडीज़ इन 12 मिलों को दी गई है। 12 ओनर्स को, ग्रुप्स को 15 अरब की सब्सिडी दी गई एक्सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद ये चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई। अब जब बेसिकली अब क्या हुआ कि शॉर्टफॉल क्रिएट हो गया मार्केट के अंदर, फिर आप गए बेसिकली ये पैराडॉक्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पैराडॉक्स पे आप इंपोर्ट करना चले गए। आपने आगे 5 लाख टन की दे दिया टेंडर बिड्स के, जी आप इंपोर्ट करें चीनी। ठीक। अब जब वो चीनी आएगी तो क्या होगा कि मार्केट नीचे आ जाएगी। आगे नवंबर में बाइंग सीज़न है क्योंकि शुगर केन की क्रॉप आती है नवंबर में। अब शुगर केन की जब क्रॉप आती है तो शुगर केन की क्रॉप अगेन जो है वो फिक्स्ड है। बेसिकली जो फार्मर्स की सपोर्ट प्राइस होती है वो अराउंड 350 रुपये किलो है। ठीक। और वो 400 रुपये किलो, 425 रुपये किलो, और फार्मर्स जो है वो 450 डिमांड कर रहे हैं। ठीक। तो ऑब्वियसली उसका फ्लोर फिक्स्ड करती है गवर्नमेंट, उनको एक मिनिमम प्रोटेक्शन देती है। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप समझ लीजिए, MSP जिस तरह से होती है वीट की, इस तरह से शुगर की भी सपोर्ट प्राइस होती है पर मॉन्ड। अब जो शुगर मिलर होता है ना उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है प्राइसेस को मैनिपुलेट करने की, इसीलिए प्रोटेक्शन दी जाती है इसको ग्रोअर को। ठीक। अब नवंबर का सीज़न आ रहा है, अगर अब चीनी आ जाएगी तो क्या होगा, चीनी की प्राइस नीचे आ जाएगी। तो फिर इसका मतलब कि जो बायर है शुगर मिल ओनर, उसको लेवरेज करके बेसिकली एक्सप्लॉइट करेगा फार्मर को। ठीक। कि मंदी आई हुई है मार्केट में, हम ख़रीद नहीं सकते और हमारे पास कैश फ्लो इशू है, चीनी है मार्केट के अंदर, तो उसकी कमर तोड़ेगा फार्मर की नवंबर ऑनवर्ड्स। और क्योंकि आगे जाके वैसे ही शॉर्टफॉल आ जाएगा क्योंकि हमारी प्रोडक्शन और कंजम्पशन के अंदर जो गैप है उसकी वजह से, तो वो जो अपने गोदामों में स्टॉक लेके चलेंगे उसके ऊपर उन्होंने वैसे ही आगे प्रॉफिट कर जाना है। और इस तरीके से बड़ी चीज़ें होती हैं, जिस तरह से अब जो 2003 से शुगर मिल के लाइसेंसेस बंद हैं, जो एक शुगर मिल होती है ना उसके एरिया में ही वो क्रॉप वाला बेच सकता है फार्मर अपनी को, उसको ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता बिकॉज जब उसकी ऑलरेडी यील्ड कम है और जब वो शुगर केन निकलती है तो जितना वो ट्रांसपोर्ट करता है उतना गन्ना ज़्यादा सूख जाता है। उसने वज़न में बेचना होता है जाके। सही। तो अगर, और इस तरह से ये भी होते हैं कि लिटरली सीज़न के अंदर
क्योंकि मेरा एक वक्त में काम भी था शुगर मिल्स के साथ, में ऑयल लुब्रिकेंट्स का काम भी करता था एज अ बिज़नेस। तो मैं देखता था कि जो बाहर ना लाइनें लगी होती हैं ट्रक्स की शुगर केन की, और वो फार्मर आते हैं, वो अपना देते हैं, उनको वाउचर मिलता है आगे से, और वो बेसिकली अपना वज़न के हिसाब से बेच देते हैं। ठीक ठीक है, और उनको वो एक नोट मिलता है, और वहाँ पे केन कमिश्नर होता है हर एरिया में, वो उनकी पेमेंट का बेसिकली करवाता है, और वो सारा एक वो गवर्नमेंट का इदारा है प्रॉपर, केन कमिश्नर, जो कि रेगुलेट करता है इसको। ठीक तो वो स्लो डाउन भी कर देना परचेज, अगर क्योंकि इतनी वॉल्यूम में परचेज हो रही होती है, तो 2-2 3-3 दिन के लोगों की डिले हो जाती है परचेज में, जिसकी वजह से कम हो जाता है। अच्छा, फिर एक और प्रैक्टिस होती है कि फार्मर को इस तरह से तंग किया जाए ताकि बीच में अपने मिडिल मैन इंट्रोड्यूस कर दिए जाएँ। फॉर एग्जांपल मैं आ गया वहाँ पे, मैंने तकरीबन कोई वहाँ पे 50 फार्मर्स की क्रॉप खरीद लिया एज एन इन्वेस्टर, तो मैं ही मिल ओनर का फ्रंट मैन हूँगा। तो जब मैं मिल ओनर का फ्रंट मैन हूँगा, तो जो मेरे ऊपर तो वो लॉ लागू नहीं है बिल्कुल कि मिल ओनर ने कितने का खरीदना है, तो मिल ओनर जितनी मर्जी इनवॉइस दिखा दे, उसने अपने बंदे को आगे खड़े करके सस्ते में खरीदा होगा। ठीक तो ये सारा कुछ तब होगा जब वीक होगा फार्मर, और जब मार्केट नीचे होगी, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर होगी, प्राइसेस ऊपर होंगी, तो ऑब्वियसली उसके हिसाब से गन्ने का रेट मांगेगा फार्मर, ठीक हो गया। और डिमांड। तो ये सारा एक कार्टेल की तरह, एक माफिया की तरह ऑपरेट होता है सिस्टम। राइट लेकिन अब इसमें ज़रा माफिया के ज़ाहिर है के नाम हो रहे हैं, आपने शरीफ फैमिली का नाम लिया, लेकिन इसमें और भी बहुत सारे नाम हैं। मसलन जहांगीर तरीन साहब, वो आपकी अपनी पार्टी के करता धरता थे एक ज़माने में। तो कहा जाता था कि जहांगीर तरीन जो है वो प्रैक्टिकली ही रन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। सिमिलरली स्टिल आपके पार्टी के एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं चौधरी ख़ानदान, जो है वो आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, और उन्होंने तो अपनी पार्टी ही जम कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। सो आप ज़रा, तमाम सियासी जमातों का इसमें किरदार है, आप इसमें अपनी पार्टी का क्या किरदार देखते हैं? देखें, इसके अंदर जो पॉलिटिकल मेन फैमिलीज इन्वॉल्व है ना, जरदारी फैमिली है, जो सिंध में एक तरह से 1 दर्जन से ज़्यादा उनकी शुगर मिल है ठीक ओमनी ग्रुप के साथ। ठीक ठीक है, फिर इस तरीके से जहांगीर तरीन हो गए, जिनकी पार्टनरशिप है JDW शुगर मिल में मखदूम अहमद महमूद साहब के साथ, बिल्कुल जो पीपल्स पार्टी के हैं। ठीक है, ये पंजाब की सबसे बड़े शुगर मिल ओनर हैं। ठीक और इसी के साथ फिर आपकी खुसरो बुख्तियार फैमिली हो गई, RYK शुगर मिल्स। जी ठीक है, एंड देन शरीफ फैमिली है, जिनकी चौधरी शुगर मिल, रमज़ान शुगर मिल है, और इनका तो TTO का केस भी था 16 अरब का, जो ये रमज़ान जी, शुगर जी, मिल जी। का था। देखिए, जहांगीर तरीन की जहाँ तक बात है कि ऑब्वियसली जहांगीर तरीन इन्फ्लुएंशियल थे पार्टी में, बिकॉज वो सेक्रेटरी जनरल थे पार्टी के, क्यों थे? क्योंकि वो पॉलिटिकल आदमी थे, मैनेजमेंट स्किल्स थी उनकी, एक ऑब्वियसली पढ़े लिखे आदमी थे, मैनेजमेंट स्किल्स, पैसे का कोई रोल नहीं था। लेकिन पैसे का भी रोल, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पार्टी पैसे से ही चलती हैं। नज़रिया होता है, साथ सब चीज़ होती है, दफ्तर चलाने होते हैं, सिस्टम चलाना होता है, पूरा एक चीज़ें। बट देखें, उनके ऊपर जो पूरी दुनिया इल्ज़ाम में था, पॉलिटिक्स पैसे के साथ होती है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था ना, वो ये था कि उन्होंने सेक्रेटरी जनरलशिप जो है वो ख़रीदी है, जो कि आपकी पार्टी ही के जो इलेक्शन कमिश्नर थे, आपकी इलेक्शन हुआ था पार्टी के अंदर, इंट्रा पार्टी, उसके अंदर वजीहुद्दीन साहब, जस्टिस वजीहुद्दीन साहब रिटायर्ड, उनकी तरफ से ये कहा गया कि ये जो सेक्रेटरी जनरलशिप है, ये उन्होंने एक तरह से इट्स पेड फॉर, बिकॉज जो लोग हैं उनको इलेक्ट करने वाले, जो सेक्रेटरी जनरल लगाएंगे या सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन होगा, अगर उन्होंने इलेक्शन ख़रीद लिया हो या उन्होंने इलेक्शन को रिग कर लिया हो, तो उसको, और ख़ान साहब ने जस्टिस वजीहुद्दीन अहमद साहब की जो रिपोर्ट थी उसको रिजेक्ट करते हुए उन इलेक्शंस को तस्लीम किया था। सो जहांगीर तरीन साहब का अब ये रोल तो डिनाई नहीं किया जा सकता ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक्सेप्ट किए थे वो इंटर पार्टी इलेक्शंस। जाहिर, जब आपकी अब वो पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया। ऑब्वियसली इंटर पार्टी इलेक्शंस जो होते हैं, देखिए इलेक्शंस में पैसे, स्पेंडिंग का, फंडिंग का रोल हमेशा होता है। अगर आप एक क्लब के पॉलिटिक्स में भी चले जाएं, यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में भी चले जाएं, हर जगह में पॉलिटिक्स में देयर इज़ मनी इन्वॉल्व्ड। देखिए, जहांगीर तरीन की जो डार्क साइड थी ना, वो ये थी कि ये जो कार्टेल्स और ये करप्शन बेसिकली, ठीक है। अब हर बंदे की एक अच्छी साइड भी होती है, कईयों की कोई बुरी साइड भी होती है। जहांगीर तरीन की जो अच्छी साइड थी वो ये थी कि उनकी पॉलिटिकल मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी थी, और पार्टी ने उससे कोई एडवांटेज था उनकी मैनेजमेंट स्किल्स का। लेकिन उसका जो नेगेटिव था वो ये था कि उनकी अंदर उनके ऊपर करप्शन के केसेस थे, उनके ऊपर प्रॉब्लम थी। और आप देखें कि जो उनके ऊपर शुगर कमीशन बनी जी 2020 में फॉर्म हुई शुगर कमीशन। कभी हिस्ट्री में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने इतने मेन और क्रिटिकल आदमी के ऊपर इतनी बड़ी कमीशन और इन्वेस्टिगेशन नहीं खोली। ठीक कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैंने बहुत पढ़ा है
कि इस तरीके से जो बंदा, जो कि आप समझ लें उस वक्त कहा जाता था कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते थे, और क्या कहा जाता था कि इन्होंने जाके पंजाब गवर्नमेंट ही उन्होंने बनवाई है, ठीक है, और इतना कलीदी किरदार है उनका पूरा सिस्टम बनाने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उस पर तो मतलब एक प्रॉपर तरीके से अलहदा शो हो सकता है पूरा कि जहांगीर तरीन का जो रोल रहा है। मेन बात यह है कि वो और आपके हो गए ये खुसरो बख्तियार साहब, वो भी फेडरल मिनिस्टर थे जी, उनके भाई हाशिम जमां वक्त प्रोविंशियल मिनिस्टर थे, उनकी आरवाई के शुगर मिल तो जहांगीर तरीन की, ये मेन वन ऑफ द मेन मिल्स थी उस शुगर केन कमीशन के अंदर, ठीक, सॉरी शुगर कमीशन के अंदर, जी, जी, शुगर कमीशन के अंदर वन ऑफ द मेन मिल्स थी, इन लोगों की मिल्स थी, और उसके अंदर IB, ISI, FIA, FBR और सब थे उसके अंदर, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और उसके अंदर ये पता लगा कि बेसिकली पहले परचेज़ के अंदर ये मिल्स जो हैं ये अंडर डिक्लेयर करती हैं अपनी परचेज़ को, ठीक, ऑलमोस्ट 20 से 25, आप सरप्राइज होंगे अगर आप वो कमीशन रिपोर्ट पढ़ें कि ऑलमोस्ट 25% गन्ना जो है साल का वो गायब हो जाता है, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है प्रोडक्शन के बाद। तो पहली तो ये आ गई चीज़ कि जो ये क्योंकि वो इनपुट ही नहीं डिक्लेयर कर रहे थे तो उस पर आउटपुट पे उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा था, ठीक, सेकेंडली उन्होंने अपने एक्सपेंसेस जो हैं ओवर एक्सपेंस किया हुआ था अपनी मिल्स को, ये फाइंडिंग थी। तीसरी फाइंडिंग ये थी कि एक प्रॉपर नेटवर्क था सट्टे का जो ऑपरेट हो रहा था, मतलब एक तरह से फॉरवर्ड बाइंग, फॉरवर्ड सेलिंग एंड बाइंग की एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ था शुगर वालों ने, जहाँ पर एक कमीशन देके शुगर की बुकिंग हो जाती थी, ठीक है, तो उसकी स्पेकुलेशन के अंदर वो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए थे सट्टे के। आपने फॉर एग्जांपल कहा कि जी आज 100 रुपये का, आप कहते हैं कि जी मेरा फलाना लिखते हैं, मैं इतना आप मेरा होल्ड कर दें स्टॉक, तो 105 पे हो या 110 पे हो तो उस पर उस वक्त बेच देंगे। तो एक तो था कि जनवन जो सप्लाई डिमांड के हिसाब से ट्रेडिंग हो रही थी, एक था जो सट्टाबाजी हो रही थी शुगर के अंदर, ठीक, और ये सारा जो सिस्टम चल रहा था पीछे एक्सपोर्ट का, इंपोर्ट का, उसकी बेसिस के ऊपर एक सट्टा मार्केट चलाया जा रहा था, जिससे मार्केट के अंदर स्पेकुलेटिवली प्राइसेस बढ़ा दी जाती थी या गिरा दी जाती थी, बिल्कुल सही, ठीक है। उसके अंदर जहांगीर तरीन के ऑफिस के अपने लोग इन्वॉल्व थे सट्टा नेटवर्क के अंदर, ठीक, वो व्हाट्सएप ग्रुप बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पकड़े, फिर उसके अंदर टीटियाँ थीं, जो टीटियाँ लगी हुई थी, जो कि पैसे जनरेट होते थे, जो कैश में जनरेट होते थे ये पैसे, जो कि ये डिक्लेयर नहीं होते थे, जो ऑफ बुक्स जो प्रोडक्शन होती थी, जब हमने बात की कि इनपुट नहीं लिया जाता था ऑन बुक्स, वो जो कैश जनरेट होता था उसको फिर बेसिकली बाहर से घुमा के वापस लाया जाता था, और टीटियाँ लगाई जाती थी अपने एम्प्लॉयज़ के, और अपने इवन अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम पर टीटियाँ लगी हुई थी, वो टीटियाँ पकड़ी गई, ठीक है, जिसकी बेसिस के ऊपर उनकी फैमिली के ऊपर FIRs हुई, फिर उनकी एक कंपनी फारूकी पल्प के नाम से, ठीक, उसको बेचा गया, उस कंपनी को ओवर इनवॉइस करके महंगा करके JDW शुगर मिल को, ठीक, वो ट्रांजैक्शन ही पकड़ी गई, और वो ट्रांजैक्शन जब पकड़ी गई तो उसके अंदर इतने भोंडे तरीके से काम हुआ था कि वो एक्सेल फाइल के ऊपर जब उन्होंने रिवर्स किया तो उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन आ गई जो 1 अरब से ओवर वैल्यू की हुई थी, उसी फॉरेंसिक करके उस फाइल का उन्होंने पकड़ लिया उसका वो चीज़। इसी तरीके से RY के शुगर मिल, और ये तकरीबन ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से इसकी कोई 10-15 बिलियन रुपीस के फ़ाइन थे इसके अंदर, अगर वो एग्जैक्ट पढ़ें आप। तो ये पूरी एक कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जिसके अंदर पूरा सप्लाई चेन के अंदर जहाँ पे लीकेजेस थे, करप्शन थे, कौन करेक्टर्स इन्वॉल्व थे, तमाम एजेंसीज़ की इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सब कुछ सामने लाया गया। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान में होता है तो बैकरूम के अंदर जो पावर्स दैट बी और जो ये लोग हैं सारे, ये माफिया इकट्ठे हो गए, उन्होंने कहा हमारे तो ये इमरान खान खड़ा हो गया है, क्योंकि टाइम लगते हैं ना चीज़ों को सामने आते आते, इतने बड़े मामला इतने डेकेड से चल रहे हैं। तो फिर उन्होंने बेसिकली इवेंचुअली ये हुआ है कि ये जो मैटर जो है ये क्लोज़ हो गया और अब इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा आगे, और ये लोग मेरे ख्याल से कोर्टों से क्लियर हो गए हैं, और ये काम उसी तरह आज फिर वही चल रहा है आज। अच्छा, अब खान साहब का क्योंकि रोल जो है वो देखिए ना, जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए 2011 में, अर्ली 2011 की बात है ये, और उसके बाद अगले 9 साल वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहे। इस दौरान उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात लगे, कहा यह जाता था कि वो पार्टी को उन्होंने ख़रीदा हुआ है, वो अपने पास से सब कुछ कर रहे हैं, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में भी वो रिग कर लेते हैं। जब पंजाब हुकूमत की बात की आपने कहा, वो तो एक पूरा एक उसके ऊपर किरदार है,
आई रिमेंबर कि जब 2014 का धरना हुआ था तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से इसहाक डार साहब जो थे वो लीड कर रहे थे नेगोशिएशंस को, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जहांगीर तरीन साहब उसको लीड कर रहे थे नेगोशिएशंस को। एंड ऑल दोज एफर्ट्स दैट जहांगीर तरीन मेड फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो उसमें फिर बहुत सारे शुगर बैरन्स और भी हैं जो कि उनको भी वो लाने वाले थे। ये भी कहा जाता है कि जहांगीर तरीन को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लाया इसलिए गया था बिकॉज फंडिंग के, कैश फ्लो के इश्यूज थे, और उन कैश फ्लोज को फिक्स करने के लिए ही 1990s में एक पॉलिसी बनाई गई थी कि ये पॉलिटिकल पार्टी के अंदर लोगों को फंडिंग करनी होती है, और उसके लिए जो है वो चीनी माफिया को पैदा किया गया था पाकिस्तान के अंदर। और इन्होंने शुगर मिल्स लगाई और शुगर मिल्स को जो है वो मूव किया गया टू साउथ पंजाब। पाकिस्तान की जो कॉटन की प्रोडक्शन थी उसको ख़त्म करके वहाँ पर शुगर केन लगवाई गई। नाउ डू यू रियली कैन यू से इट विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस कि कल को मौका आएगा, ये मौजूदा जो रजीम है ये ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह इमरान खान साहब जो हैं उनका हो सकता है कि ओपनिंग निकले? कैन यू से विद कंप्लीट कॉन्फिडेंस दैट यही ग्रुप्स, मतलब नॉट नेसेसरीली जावेद जहांगीर तरीन, बट इन सम अदर वे, इन सम अदर फॉर्म, इन सम अदर नेम्स, यही लोग दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, क्योंकि आप देख ले पानी आ रहा है तो रूडा के हवाले से भी बातें हो रही हैं, वो भी उस वक्त पीटीआई के साथ जो थे वो लोग थे, अलीम खान साहब भी जो थे वो पीटीआई के साथ थे, आज वो नहीं है तो वो चीज़ें हो रही हैं। आप भी ये बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जहांगीर तरीन के साथ जो कुछ हुआ, उससे पहले जब तक वो पार्टी पावर में नहीं आई थी तो पूरी तरह से जहांगीर तरीन साहब का इस्तेमाल। डू यू से विद कॉन्फिडेंस दैट इन फ्यूचर अगर ये लोग वापस आने की कोशिश करेंगे, या चौधरी परवेज़ इलाही को जो है वो दोबारा चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं बनाया जाएगा, या मुनस इलाही को, कैन यू से दैट? देखिए, मैं आपको ये बात बताऊं कि आपने बिल्कुल बात सही की कि जो शॉर्ट टर्म फिक्सेस हैं ना, उसकी वजह से आज हम इस तबाही के नहज पे खड़े हुए हैं। क्योंकि जिस तरह कॉटन क्रॉप की जगह शुगर केन लगा दी गई, ठीक है, अब हमारे पास कॉटन नहीं है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो हमारी मेन एक कोर इंडस्ट्री थी उसका जो है तबाही हो गई है उस इंडस्ट्री की। तो जो ये बहाना करते कि जी शुगर से डॉलर आ रहे हैं, पहले तो आपने देखा कि जितने डॉलर आए उससे वो उतनी आपकी सब्सिडी के चार्जेस लग गए, फिर उसके बाद आपके एक्सपोर्ट हो गई, फिर आपकी कॉटन, फिर आपकी कॉटन की इंपोर्ट, बिल्कुल, और आप एक ज़माने में आप इंडिया को कॉटन एक्सपोर्ट करते थे, बहुत सारी दुनिया और आज आप एक्सपोर्ट करते हैं, आप अपनी टेक्सटाइल ही पूरी नहीं कर सकते, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ रही है। इवन आपका जो है ना, इजराइल में भी आज जो GMO सीड होता है ना यूज़, वो इंडिजिनस पाकिस्तान का कॉटन सीड है। ठीक, इतनी पुरानी, मतलब इंडिजिनस क्रॉप है आपकी कॉटन, और 20 से 25% आपका फ्रेश वाटर सारा शुगर केन ले जाता है पानी में पाकिस्तान का। ऐसा ही है। देखिए, इमरान खान जो 2 साल से जेल काट रहे हैं, और हम लोग जो हमने सख्त तरीन किस्म के क्रैकडाउन बर्दाश्त किए हैं और हमने इतनी मार खाई है, हमने इसलिए खाई है क्योंकि हमने कहा कि अब ये वो वक्त है कि पाकिस्तान का फ़ैसला हो जाना चाहिए कि क्या हम फंडामेंटली इन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं या कर सकते हैं, या हम उसी तरीके से वो 2 या 3 साइड के साइकिल्स पे चीज़ें चलाना चाहते हैं। और वो देखा है कि इट्स अ डाउनवर्ड स्पाइरल। पाकिस्तान एक डाउनवर्ड स्पाइरल में है सिंस द लास्ट 70 ईयर्स। ठीक है, हमने जो इलेक्शंस लड़े 2024 के, हमारे पास कोई लैंड माफिया नहीं था, हमारे पास कोई शुगर माफिया नहीं था। लैंड माफिया की बात की, अलीम खान के साथ फड्डा ही हमारा था ये रावी वाला लैंड जो अपना लेजिटिमाइज़ कराना चाहते थे। देखिए, प्रॉब्लम्स हर जगह पे हो सकती हैं, आपकी बात मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हमारी भी कुछ पॉलिसीज़ में थे कि आप कहेंगे जहांगीर तरीन पहले क्यों थे साथ या बाद में क्यों थे, और फिर रूडा का इशू हो गया या कुछ प्रोजेक्ट्स का। अलीम खान साहब देखिए ना, जहाँ तक आज पार्क क्यों फैला हुआ है वो पीटीआई के दौर में ही फैला है ना, उसके बाद जो भी है, और वो चाहे जो भी उनसे खिलाफ हो, लेकिन वो सीनियर मिनिस्टर तो थे पंजाब पीटीआई के बाद भी हुआ ना, जैसा कुछ चीज़ें जो एक्चुअली जो एंट्री हुई है रिवर बेड की तरफ वो पीटीआई के बाद हुई है। इवन रिवर एज भी जो है वो पीटीआई के बाद आया है। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, रिवर एज उन्होंने बाद में एक्वायर किया है। नहीं, रिवर एज तो उस सोसाइटी का पहले नाम था ना, पार्क व्यू सोसाइटी। वही मैं कह रहा हूँ ना कि हाँ, रिवर एज जो था ना, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले की बात है, लेकिन वो थे पीटीआई के अंदर उस वक्त। नहीं सर, नहीं थे, आप ये वेरीफाई कर लेना। अच्छा, रिवर एज इन्होंने किया है अराउंड आई वुड से कि आफ्टर रेजिम चेंज। मुझे पता है उस ट्रांजैक्शन का, मैंने वो ट्रांजैक्शन सारी खुद देखी। नहीं, लेकिन 2017-16 से तो नहीं, वो उस तरफ एक्सपेंशन ज़रूर की है उन्होंने, बट जो इस अब रिवर बेड के अंदर वाली जो है ना, जो 300 एकड़ लैंड भी, रिवर एज एक सोसाइटी का नाम था, रिवर एज। जी, उसको अलीम खान ने एक्वायर किया। जी, वो एक्वायर किया उन्होंने 2023 में।
नहीं, आप चेक कर लें। देखिए रिवर एज सोसाइटी ये पहले इस जगह का नाम ही रिवर एज सोसाइटी था I know, जहाँ I पर आज know. पार्क व्यू है, और 2017 से तो मेरी अपनी ससुराल जो है ना हाँ, वो रिवर एज में था ना, उन्होंने पार्क रिवर व्यू में एज, रहती है। हाँ। ठीक है, पार्क व्यू सोसाइटी का ही इसका नाम पार्क व्यू सिटी ही था। एक और थी इनकी जो DHA फेज 8 है अब कहलाती, वो भी एक्स पार्क व्यू कहलाता था, फिर ये पार्क व्यू सिटी बन गई थी। पार्क व्यू सिटी के अंदर जो ओरिजिनल प्लान था उसके 4 ब्लॉक्स थे, जेड ब्लॉक, ट्यूलिप ब्लॉक, सफायर ब्लॉक एंड मे बी ट्यूलिप एक्सटेंशन या ओवरसीज ब्लॉक करके नाम था। इसके बाद ये जो डायमंड ब्लॉक और प्लैटिनम ब्लॉक जो कि इस वक्त अंडर वाटर हैं वाइल वी आर स्पीकिंग, ये एक्सपेंशन हुई 2020 और 1920 के अंदर, और इसके अंदर मैंने खुद एक मौके पर इन्वेस्ट करने का फ़ैसला किया था। मेरी नानी का घर बिका था तो मेरे पास कुछ पैसे थे, तो मैंने सोचा कि वहाँ पर लें, बट मैंने नहीं लिया, और इस वजह से नहीं लिया कि मुझे पता था पानी आ जाएगा, या मैंने कहा कि नहीं, मेरा कोई मोरल कोई कॉन्ड्रम नहीं था, बल्कि मैंने कहा कहीं और लगा दिए थे मैंने। तो द थिंग इज़ कि ये 2021 की बात है, व्हेन सब ठीक चल रहा था, सब कुछ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अलीम खान जो थे वो एक ही थे, वो उस वक्त भी पंजाब में मिनिस्टर थे, पंजाब की काबीना में। सो द थिंग इज़ कि कोई भी सियासी जमात, जैसे कि आपने अभी बात की शुगर के हवाले से, इसी तरह ये जो लैंड माफिया है इसके हवाले से भी कोई सियासी जमात मोरल हाई ग्राउंड लेने की पोजीशन में नहीं है। हाँ, एक पोजीशन ली जा सकती है, और वो ये है कि अगर कभी फ्यूचर में हम पावर में आते हैं, जो कि अभी आप ऑपोजिशन में हैं, इट्स क्वाइट सिंपल, इट्स ईजियर फॉर यू टू से, मुझे नहीं पता कि मुस्तकबिल में क्या होगा, शायद आप भी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं कर सकते कि दोबारा ऐसा नहीं होगा, बट डू यू थिंक कि एक, जैसे कहते हैं ना, दिल में बुरा जानना, तो क्या आप ये समझते हैं कि ये एक बहुत खौफनाक पॉलिसी होगी? क्योंकि अभी भी रूडा की जो वो वीडियोस हैं खान साहब की, वो सामने आ रही हैं, या अलीम खान का ये नाम है उनका, अभी बुरा भला कह रहे हैं, मगर मेरा ये ख्याल है कि अगर अलीम खान साहब आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में होते तो ये पानी जो है वो अर्के गुलाब होता, और पूरे मुल्क में इस वक्त खुशबुएं फैल रही होती इससे। तो द थिंग इज़ कि ये मेरा क्वेश्चन आपसे है कि डू यू थिंक कि ये दोबारा नहीं होगा? देखिए, रिजीम चेंज के बाद और ख़ासकर 9 मई के बाद ये कम्प्लीटली डिफरेंट पार्टी है। ओके, इस पार्टी के अंदर कोई माफिया का काम ही नहीं है, क्योंकि माफिया ने चलना है सिस्टम के साथ। ठीक, जो इस्टेब्लिश सिस्टम है, जो इस्टेब्लिशमेंट का सिस्टम है, ठीक है, उसके साथ ये जितने भी ट्रेडिशनल आपके लेगेसी बिजनेसेस, कार्टेल्स, सिस्टम्स, पार्टीज़, वो सारा जिसको हम एक तरह से अगर कह दें पुराना पाकिस्तान, वो सारा एक साथ है। ठीक, और वो बेसिकली जो डिवीजन है ना, वो क्लियर होगी 9 मई के बाद से, जिस तरीके से पोलराइजेशन हुई ना, तो उस वजह से हमारे पास सारे वो लोग भाग गए, ओके, छोड़ गए पार्टी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके, उनका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। ठीक, ठीक है, आगे आते हैं इलेक्शंस। 8 फरवरी के इलेक्शंस में आपने देखा कि अवाम ने इस खंबा खड़ा कर दिया, खंबे को वोट दे दिया, और जहाँ पे रोलर कोस्टर किसी ने नहीं देखा था, वहाँ पे रोलर कोस्टर को वोट दे दिया। ठीक है, जहाँ पे कैंडिडेट ये कंफ्यूज था कि मैं टेबल टेनिस का रैकेट को किस तरह एक्सप्लेन करूँ, वो टेबल टेनिस बैट कह रहा था, कोई टेबल टेनिस रैकेट कह रहा था, कोई लैपटॉप और टीवी के बीच में कंफ्यूज था, लेकिन आवाम ने अपना शहूर और अपनी आवाज़ सुना दी। ठीक है, अच्छा, उसके अंदर भी जो फंडिंग हुई ना इलेक्शन में, ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी स्पेंडिंग की जी, वो सारी क्राउड फंडिंग हुई। ठीक है, और वो मेरे ख्याल से कि डिसेंट बजट था, इतना सब्सटैंशियल बजट था कि एक अच्छा इलेक्शन हम लड़ पाए विदाउट द सिंबल। सही, और आपके सामने रिजल्ट के फिर एंड में सिस्टम पूरा हिल के रह गया, और एक दुनिया में केस स्टडी है कि जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया पहले और जिस तरीके से फिर रिगिंग हुई, दोनों। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर दोनों हिस्टोरिकल मोमेंट्स, द इलेक्शन इटसेल्फ एंड द रिगिंग, बोथ। कैंडिडेट्स भी ग्राउंड में नहीं थे। तो अब ये बात क्लियर है कि पार्टी चल सकती है इन माफियाज के बगैर, ठीक, बल्कि बेहतर तरीके से चल सकती है, क्योंकि आवाम आपके साथ होती है, और उसके अंदर एक प्रॉपर ओरिजिनल ऑथेंटिक पॉलिटिकल प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक, और फिर फंडामेंटल पॉलिसीज़ लाई जा सकती हैं जो फंडामेंटली इन इश्यूज़ को करेक्ट करें। ठीक, क्योंकि देखें, हमारा जिस तरह हम एक केस स्टडी ले रहे हैं ना शुगर के अंदर हम क्या करते हैं, हम सिम्टम्स को ट्रीट किए जाते हैं बार बार कि रिटेलर के ऊपर क्रैकडाउन करो, शुगर मिल की करो। अच्छा, शुगर मिल वाले तो यहाँ तक करते हैं कि अब शुगर मिल वाले अपने ही आगे जो है वो खोल लेते हैं रिटेल की चीज़ें, या अपने दुकानें खोल लेते हैं। ठीक है, अब मैं नाम नहीं लूँगा, यहाँ पे एक हैं शुगर वाले जो
जिनका आगे बहुत बड़ा एक बेकरीज का नेटवर्क भी है, ठीक ठीक है, वो बिल्कुल सही। उनका चैनल भी है, उनके और भी हम्म, चीज़ें हैं, ठीक है, बड़ा नाम है। वो क्या कह रहे थे, वो पिछले दिनों पकड़े गए, उनके ऊपर फाइन लगा हुआ है आजकल काफ़ी बड़ा, कि वो जो इन्वेंट्री मैनेज करने के लिए बैग्स थे ना, उनके ऊपर लगे हुए थे बार कोड, ठीक तो ताकि जो अनरजिस्टर्ड इन्वेंट्री है वो मैनेज की जाए। ये ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और सारा ये पीटीआई डिजिटलाइजेशन लेके आई थी अपने दौर में शुगर के अंदर, ठीक कि डिजिटाइज़ किया जाए, परचेज़ को डिजिटाइज़ किया जाए, सेल को डिजिटाइज़ किया जाए, सारा ये सारा वही सिस्टम है जो अभी एक मजबूरी के तहत वहाँ पे रखा गया है विंडो ड्रेसिंग के लिए। लेकिन फिर भी वो बार कोड के वाली जो बोरियां थी ना, वो ले जाके अपने ही फैक्ट्री के अंदर जहाँ पे बेकरी थी वहाँ पे शुगर यूज़ कर ली और वही बोरियां वापस ले आए, ठीक ताकि ये ना लगे कि नई बोरियां बनी हैं। तो वो शुगर की पूरी प्रोडक्शन जो है वो उसके ऊपर टैक्स चोरी हो गई। तो ये सारे सिस्टम्स हैं जो कि एक फंडामेंटल पाकिस्तान को ये चीज़ें ठीक होने की ज़रूरत है। ठीक और ये ठीक तभी होंगी जब एक ऐसी पार्टी होएगी जो फंडिंग के लिए भी आवाम के पास जाएगी, जो अपनी पॉलिसी देगी कि हमारा नज़रिया, ये हमारी पॉलिसी, ये प्रोग्राम, उस पार्टी की फंडिंग, इलेक्शंस वगैरह की पार्टी की क्राउड फंडिंग से आए और फिर आगे उसको वोट भी उसके नज़रिए पे पड़े, ठीक हो ताकि वो आवाम से अकाउंटेबल हो। बिल्कुल ये ठीक हो गया। हमारा नज़रिया है। अब हमारी दुआ है कि जो कुछ आप कह रहे हैं और जो कुछ आपके ख्यालात हैं, नेक ख्यालात हैं, आप उसी तरह से उनको इम्प्लीमेंट करने के भी काबिल हों। और यही एक तरीका है पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर जमहूरियत लाने का भी। प्रॉपर जमहूरियत भी इसी तरह से आएगी जब ये माफियाज़ जो हैं वो जमहूरियत को कंट्रोल ना कर रहे हो, जिस तरह डिक्टेटरशिप के दौर में ये सोसाइटी को कंट्रोल करने के काम आती हैं। शायन बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मुझे उम्मीद है कि लोगों को बहुत सौ को समझ में आई होगी कि शुगर माफिया और शुगर का जो एक कार्टेल है वो किस तरह से पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है और इसको ख़त्म करने का तरीका क्या है। इसकी डिजिटाइजेशन की बात की शायान बशीर ने, साथ साथ उन्होंने कहा कि अगर क्राउड आवाम जो है वो आपके साथ है तो वो इन माफियाज़ को डील करने के काबिल हो सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई और सियासी जमात हो। इन दी एंड जो इसके बेनिफिशरी हैं, अगर वो अवाम और पार्टी के दरमियान एक कनेक्शन होगा तो वो चीज़ आगे चल सकती है, अदरवाइज़ नहीं चल सकती। उसके लिए फिर आपको ये मिडल मैन लाने पड़ेंगे जो कि आवाम से सस्ते में वोट ख़रीद कर और सियासी जमातों को दे दिया करेंगे। अली वारसी को फ़िलहाल के लिए नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।